So first question you will see it's on ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। कल अपन ने देखा था आईसीडीएस के ऊपर एक क्वेश्चन, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड में मुझे बताओ सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 के बारे में कुछ अपन ने कल देखा था। 145 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि भाई पीजीबी, या तो कैश पे होगा या मर्केंटाइल बेसिस पे होगा। राइट, सो पीजीबीपी और जो आईओएस की जो इनकम सोर्स है वो या तो कैश बेसिस में कर सकते हो या तो मर्केंटाइल सिस्टम के बेसिस में कर सकते हो। और 145 सबसेक्शन 2 बोलता है तुमको कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट दे कैन प्रोनाउंस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, राइट। और तो उन्हीं ने इसी एक्सरसाइज, इसी पावर का एक्सरसाइज करते हुए 145 सबसेक्शन 2 में नोटिफाई किया थे 10 आईसीडीएस। 10 आईसीडीएस के नाम दे दोगे, आईसीडीएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें अपन ने देखा था, बोलो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स थे। आईसीडीएस 1 यानी सिंपल सिमिलर टू एएस 1, फिर आईसीडीएस 2 भी सिमिलर टू एएस 2, फिर आईसीडीएस 3 था तुम्हारा सिमिलर टू एएस 7, राइट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर आईसीडीएस 4 तुम्हारा था सिमिलर टू एएस 9, एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एंड देन एएस 4 तुम्हारा, एएस 9 तुम्हारा हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद था तुम्हारा एएस 10 पीपीई, फिर एएस 11, फिर एएस 13, राइट। एएस 13 के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद अपना था एएस 16, बोरोइंग कॉस्ट था क्या। सर हम एएस से याद करेंगे तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, हमको तो इंड एएस से याद है। सो इंडेक्स के बेसिस में याद कर लो, बट वो नहीं नहीं, सीक्वेंस वाइज ये वैसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा तुमको। नाम से याद कर लेंगे, बेटर नहीं रहेगा सर, नाम के नाम नाम से। याद कर लो, मैं तो जस्ट एक ट्रिक बता रहा था। अगर तुमको एएस मैं समझ ऑलरेडी गया। याद है सो यू कैन रिकलेक्ट ऑल द सीक्वेंस वाइज ही है, क्योंकि देखोगे तो आईसीडीएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारा एएस 1 3 7 9 10 11 13 14 16 हम्म। 29, राइट। सो वो सीक्वेंस ही है। एनीवे जैसे भी याद करोगे तो 145 सबसेक्शन 2 के बाद तुमको यहाँ पे बोलना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या बोल रहा है कि हमको आईसीडीएस कंप्यूट करने की, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग ऑलरेडी हमारा एएस है ना नोटिफाइड, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही हम अपना फॉलो करेंगे। सो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर यू टू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट, मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो मेंटेन करना अगर है तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, सो डेट इज फॉर, accounting standard is for that purpose. However, for ICDS we study what ICDS is for the purpose of computation and disclosure and only for the purpose of income tax. तुमको यहाँ पे कोई अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह नहीं बनानी है, राइट। तुमको बस इनकम कंप्यूट करने के लिए, डिस्क्लोजर करने के लिए अपने ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड बुक्स है उसमें से अकॉर्डिंगली तुमको कंप्यूट और डिस्क्लोजर करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फॉलो आईसीडीएस इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू, if it is following income computation and if it is having income under the head pgbp and other sources। सेकेंडली तुम्हारा मर्केंटाइल सिस्टम में अकाउंटिंग कर रहे हो तुम। एंड थर्डली यू आर नॉट इंडिविजुअल एचओ जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्सेप्शन किसको था, सिर्फ इंडिविजुअल एचओ जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद तो फटाक से एक बार निकाल के देख लो, ये भी अपन ने कल किया था, इसका अपन ने कल क्वेश्चन नहीं देखा था क्लास में, लेकिन कल अपन ने ये वाला प्रोविजन भी किया था। फटाफट इसका एक आंसर निकालो। टर्नओवर कितना लोगे कैलकुलेशन में, 1.13 करोड़ से स्टार्ट करना है। बोलो डिस्काउंट अलाउड इन द सेल्स इनवॉइस, ये मैं माइनस करूँ कि क्या करूँ। डिस्काउंट तो माइनस होगा सर। 8.2 माइनस किया। कैश डिस्काउंट माइनस करूँ कि क्या करूँ। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस होगा सर। ये तो 2,90,000 है, तो मैं इसको 8.2 क्या लिख रहा हूँ, दिस इज 0.082, फिर ये हुआ 0.029, फिर बोलो कमीशन ऑन सेल्स 6 लाख माइनस होगा कि नहीं। नहीं होगा सर। सेल्स रिटर्न माइनस फाइनेंशियल होगा। 16-17 का है। माइनस होगा सर। सेल ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट, नहीं सर, ये कुछ नहीं आएगा रिटर्न। तो तुम्हारा आ जाएगा, टर्नओवर कैलकुलेट कर लो जी। कितना आ रहा है। 1.13 CR माइनस 0.082 माइनस 0.029 माइनस 0.16, 0.
कितना आ रहा है? बोलो भाई, इतना आ रहा है क्या? 1.003। यस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कुछ प्रॉपर्टी मिली जो कि शेयर्स है। किसके शेयर्स है? एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड के। तो एक बार क्विकली अगर मैं बोलूं तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको शेयर्स मिले हैं एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड के। द डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बिलो। नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 75,000 जो कि इसको मिल गए हैं मुफ्त में। इसको मिल गए हैं मुफ्त में, लेकिन इसकी वैल्यू है 75,000। मैनेजर ऑफ द कंपनी की बोल रही है कि इसको फॉर्म 3CD में कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। कौन से क्लॉज में करोगे धीरज बताओ? कल तुमने कहा तक पढ़ा है? 29 तक, राइट? कौन से क्लॉज में करूंगा मैं इसको? बोलो बोलो, ये गिफ्ट हो गया ना? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को क्या ये गिफ्ट मिल रहा है? कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा इसमें? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, राइट? तो ये जो गिफ्ट का राइट। सेक्शन है वो अट्रैक्ट होगा, तुम्हारा सेक्शन आ जाएगा 29B। सॉरी, क्लॉज आ जाएगा तुम्हारा 29B। 29A था तुम्हारा 56 to 9, और क्लॉज 29 था तुम्हारा 56 to 7B, है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस देखो सर। 56 to 7B तुम्हारा क्लॉज 29 था, 29A था तुम्हारा 56 to 9, और 56 to 10 था तुम्हारा 29B। तो 29B में तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी। 29B में तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी क्योंकि तुमको 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिल रहा है, एंड देयरफॉर 56 to 10 विल गेट अट्रैक्टेड। 56 to 10 ये पूरा का पूरा सेक्शन will get attracted, and therefore you will report where? Under clause 29B। डी। यस, राइट सर। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज 28 दिया हुआ है जो कि पुराना है। यू माइट बी अवेयर ऑलरेडी कि क्लॉज 28 अपन ने ओमिट किया था, राइट? कल अपन ने ओमिट किया था, क्लॉज 29B आएगा यस सर। क्योंकि वो ओमिट हो चुका है। ये पुराना आंसर दिया हुआ है जब क्वेश्चन उस समय आया था। एमटीपी अप्रैल 18 की बात है ये। अभी रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट तुम्हारा हुआ नहीं होगा। 56 to 7B हो चुका है क्या तुम लोग का? कर लियो बिनिशा? अच्छा, क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 बताओ। एस्केलेशन क्लेम टू वन ऑफ इट्स कस्टमर बट विच वाज नॉट अकाउंटेड एज इनकम। एस्केलेशन क्लेम तुमने किया है अपने कस्टमर के ऊपर, बट तुमने उसको इनकम में अकाउंट अभी तक नहीं किया है। तो तुम्हारी टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से क्लॉज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा तुमको? एक्सक्लेशन क्लेम्स नॉट अकाउंटेड एज इनकम। इनकम तुमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मतलब कि क्या? इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। तो अपन ने कल क्लॉज 16 में देखा था कि कुछ लिस्ट यस ऑफ सर। आइटम है जो क्लॉज जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नहीं आए हुए हैं, अगर तुमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, सो देन देयरफॉर यू विल हैव टू रिपोर्ट इट अंडर क्लॉज 16। ये सारे आइटम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? राइट सर, राइट सर। फिर देखो क्वेश्चन 7, इन द कोर्स ऑफ योर टैक्स ऑडिट असाइनमेंट अंडर सेक्शन 44AB ड्रीम बैंक लिमिटेड यू हैव इंस्ट्रक्टेड योर असिस्टेंट टू फाइंड आउट रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर। कल मैंने बोला था तुमको कैपिटल नेचर का, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कैपिटल नेचर का जो है वो कौन कौन से है जिसको अपन को क्लॉज 16E में दिखाना रहता है। डू यू रिमेंबर? कल अपन ने देखा था और भी कोई भी नेचर, रेवेन्यू नेचर का इनकम होगा या फिर कोई भी कैपिटल नेचर का होगा तो भी अपन को दिखाना है क्लॉज 16 में, अगर वो इनकम में अपने आना चाहिए एज पर इनकम टैक्स। हाउएवर इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? सो वो जो कैपिटल नेचर है उसके एग्जांपल दिए हुए। सो ये एग्जांपल कहाँ दिए हुए? ये एग्जांपल दिए हुए तुम्हारे टैक्स ऑडिट के गाइडेंस नोट में, गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट। और वही एग्जांपल को इंस्टीट्यूट ने अपने एसएम में भी दिया हुआ है, और इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, एक बार नहीं 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है?
ये मैं बोल रहा था कि क्या क्वेश्चन है, स्पेसिफाई एनी 4 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ सच रिसीट। कल मैंने 3-4 एग्जांपल तो दिए ही होंगे, डू यू रिमेंबर? कैपिटल रिसीट के एग्जांपल क्या होंगे बोलो? कैपिटल रिसीट, कैपिटल नेचर का रिसीट कब होता है तुमको? तुम इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? कैपिटल 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 नेचर नेचर का है का। कि क्या? होएवर बट इट कैन बी सम इनकम टैक्स एक्ट, कुछ प्रोविजन हो सकते हैं जहां पे तुमको इसको इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़े, एंड यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देयरफॉर यू हैव टू डिस्क्लोज इट अंडर क्लॉज 16 ई। और बोलो कैपिटल नेचर के कौन से हो सकते हैं? जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, वैसे क्या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है? क्या तुमने कुछ यस सर। सेक्शन में नहीं पढ़ा था कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में डब्ल्यूडीवी तक ये जाएगा तुम्हारा पीजीबीपी में, और डब्ल्यूडी के ऊपर जो सेल वैल्यू है वो तुम्हारा जाएगी कहाँ पे? कैपिटल गेन में। मतलब तुमने अभी तक जितना डेप्रिसिएशन वगैरह ले लिया होगा उसका इनकम तुम्हारी कहा जाएगी पीजीबीपी में, और डब्ल्यूडीवी के ऊपर जो सेल वैल्यू रहती है वो तुम्हारी जाएगी कैपिटल गेन में। तो ये सारी जो इनकम जा रही है, ये तुमने अगर नहीं रिकॉग्नाइज की हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये तो तुमको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा 16 ई में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो ये सारे दिए हुए कुछ पॉइंट, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स, ये आया हुआ है 4 नंबर के लिए। कंपेंसेशन फॉर सरेंडिंग सर्टेन राइट, कुछ अगर तुम्हारे पास राइट है और तुम उसको सरेंडर कर रहे हो एट सम वैल्यू, एग्जांपल कुछ वैल्यू में तुम सरेंडर कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो 2 करोड़ रुपए में अपने जो राइट है, सो देन दैट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एंड देयरफॉर यू माइट नीड टू डिस्क्लोज इट अंडर क्लॉज 16। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैंने बता ही दिया। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब वही मैं जो बोल रहा था, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तुमने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ग्रांट में। सिमिलरली कोई कैपिटल नेचर की सब्सिडी मिल रही तुमको, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे हैं, ये सब तुम्हारे क्या है? कैपिटल रिसीट के कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स। क्लियर है? यस सर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस यू कैन ऑल्सो जॉट डाउन इन योर मेन बुक ओनली, बुक में ही अगर तुम इसको नोट कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव रिटन दिस। सो शॉर्ट में एक बार डाल देना, कैपिटल सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया ऑन स्पेसिफाइड फिक्स्ड एसेट, सरेंडरिंग सर्टेन राइट्स में जो तुमको पैसा मिल रहा है, प्लस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये पूछता है तुमको कि स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर जो अपन 3CD फॉर्म भरते हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है, एंड द सेम इज टू बी अनेक्स टू द रिपोर्ट इन फॉर्म 3CA, एडवाइस ऑन द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय मिस्टर पीके वाइल फर्निशिंग द पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD। और ये तुम्हारा जा रहा है, पीके कंडक्ट कर रहा है टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिस्टर पीके के और मैनेजमेंट के बीच में। मतलब मैनेजमेंट बोल रही होगी कि मान को चलो ये टीडीएस का जो हमने काटा है इसको बराबर टीडीएस काटा है, 1% से काटना चाहिए, जबकि ऑडिटर बोल रहा है टीडीएस 10% से काटना चाहिए, इसलिए ये खर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा, या फिर ये मैं रिपोर्ट करूंगा। जो भी है, जो भी डिस्प्यूट हो रहा है अगर मैनेजमेंट और टैक्स ऑडिटर के बीच में, तो उस केस में क्या क्या मैटर्स को तुमको एडवाइस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। दिस क्वेश्चन आई थिंक वी हैव डन आल्सो इन द क्लास, एंड दिस इज एसएम क्वेश्चन आल्सो आई थिंक। ठीक है? सो अगर मैनेजमेंट और टैक्स ऑडिटर के बीच में युद्ध चल रहा है, मैनेजमेंट और टैक्स ऑडिटर दोनों ही अगर एक दूसरे से हामी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या तुमको एडवाइस देनी है, देख लो। सो एनेक्चर टू द ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स 41 क्लॉजेस, 41 को काट दो यहाँ पे। ठीक है? The tax auditor has to report whether the particulars are true and correct. The form is statement of particulars required to be furnished under section 44AB, and therefore same is to be annexed with form 3CA or 3CB as the case may be. So इस केस में यहाँ पे एडवाइजेबल होगा टैक्स ऑडिटर को कंसीडर करना कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इज कवर्ड इन मोर देन वन ऑफ द स्पेसिफाइड क्लॉजेस इन स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, देन इट शुड बी टेकन केयर कि वो सुटेबल क्रॉस रेफरेंस तुम दे रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तुमको याद आ रहा होगा, टीडीएस वाला ही। टीडीएस का अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, कई लोग इसको पैनल नेचर का मानते हैं, क्योंकि तुमने भी पढ़ा होगा सेक्शन 37 में अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो खर्चे होते हैं वो कई सारे खर्चे डिसअलाउड है, राइट? और जो पैनल नेचर के खर्चे वो पर्टिकुलरली सेक्शन 37 में डिसअलाउड है। और जो तुम्हारी इंटरेस्ट हो गया या लेट पेनाल्टी या जो भी फी लग रही है, फी ऑन अदर टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको अपन पैनल नेचर का नहीं मानते। लेकिन अगर तुम इनकम टैक्स एक्ट में कोई
इंटरेस्ट या ये पटाते हो, तो इसको कई बार पेनल नेचर का भी कई कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया हुआ है और ये खर्चों को डिसअलाउ किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस। सो मान के चलो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस तुम्हारा ऑलरेडी कहाँ पे आता है, क्लॉज 34C में, राइट। प्लस तुम्हारा पैनल नेचर के जितने जितने खर्चे जो तुम्हारा डिसअलाउ होता है क्लॉज 21A में, वो भी सेम हो गया। तो ये बोल रहे पर्टिकुलरली तुमको क्रॉस रेफरेंस दे देना चाहिए। सिमिलरली इफ एनी पर्टिकुलर आइटम इन फॉर्म 3CD इज नॉट एप्लीकेबल, ही शुड स्टेट द सेम डेट दिस इज नॉट एप्लीकेबल। अपन एन डालते हैं, तुमने 3CD रिपोर्ट पढ़ा होगा तो। इसके अलावा इन कंप्यूटिंग द अलाउंस और डिसअलाउंस ही शुड कीप इन व्यू द लॉ एप्लीकेबल इन रेलेवेंट ईयर इवन दो फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मे नॉट हैव बीन अमेंडेड टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द अमेंडेड लॉ। तो तुमको इनकम टैक्स एक्ट से अपडेटेड रहना बोल रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि 3CD फॉर्म पुराना ही हो, अभी तक वो अपडेट ना किया गया हो बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। हाउएवर यू शुड बी अवेयर कि इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या है एंड यू शुड बी अपडेटेड विद द इनकम टैक्स एक्ट। सिमिलरली ऑडिटर शुड नॉट विदहोल्ड द इंटायर ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई बीच में नोकाझोंकी हो गई है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, इफ द इन केस द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स आर गिवन इन पार्ट और पीसमेल टू द टैक्स ऑडिटर और रेलेवेंट फॉर्म इज इनकम्प्लीट एंड द असेसी डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ऑल द क्लॉजेस, मतलब अगर हमको असेसी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम विदहोल्ड नहीं करेंगे एंटायर ऑडिट रिपोर्ट को। ही कैन क्वालिफाई आर रिपोर्ट, हम क्वालिफाई कर देंगे कि इन केस ऑफ इनसफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब हमको प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाए, इसलिए वी कैन क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। एंड सिमिलरली अगर तुम्हारा कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मेड अवेलेबल टू द टैक्स ऑडिटर फॉर हिज एग्जामिनेशन, सो तुमको सारे जो टैक्स ऑडिट रिपोर्टिंग हो रही है तुम्हारी फॉर्म 3CD में, यू शुड चेक एंड क्रॉस वेरीफाई विद ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड इनकम टैक्स कि अकॉर्डिंगली सारा डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। एंड ऑडिटर रिलाइज ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो वो मेंशन करेगा तुम्हारा प्रॉपर्ली कि ये कोर्ट का ये डिसीजन था एंड देयरफॉर वी आर ऑफ दिस ओपिनियन नॉट ऑफ दैट ओपिनियन। सो व्हाटएवर ऑल दिस केसेस यू विल हैव मेंशन। ठीक है, ये दिया हुआ है अपना, एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, नवंबर 19 में आया हुआ है ये। अच्छा, 6 लाख का टूवर्ड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अ ब्रोक्योर पैम्पलेट पब्लिश बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये खर्चा अलाउ होता है क्या? नॉट अलाउड सर। नॉट अलाउड क्लॉज 21 में इसको अपन को रिपोर्ट भी करना है। डिसअलाउड सेक्शन जितने हैं, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस। बिनिशा को दिक्कत आ रही है बोल रहे हैं। सो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी, बट एनीवे बताओ। पहला क्लाइंट क्लाइंट क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन में क्लाइंट 1 जो है उसके इसमें लिमिट क्या होगी तुम्हारी, 1 करोड़ होगी कि 10 करोड़ होगी? कल अपन ने देखा था ना। अगर तुम्हारा टोटल रिसिप्ट का 95% है बैंकिंग चैनल से और टोटल पेमेंट्स जो है वो भी 95% तुम्हारा अगर बैंकिंग चैनल से हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम कितना अलाउड है कैश में? 5%। तो 5% ही तो कर रही है, 5% ही तो कैश में दिखा रहा है, बाकी सब बैंकिंग चैनल से ही है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। और इसका टर्नओवर कितना है? 4.5 करोड़। तो क्या इसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा क्या? नो। हैज बीन फाइलिंग रिटर्न एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पे अभी तो डालो नॉट एप्लीकेबल। फिर दूसरा डालो 1.8, इसका कैश रिसिप्ट्स में, कैश रिसिप्ट है 7%, तो इसकी तो लिमिट ही 1 CR है। तो 1 CR है, यहाँ पे बोल रहा है डिक्लेयर्ड बिजनेस इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। तो बताओ इसको क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा क्या? क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा क्या? 4AD का घटा के देखेंगे, अगर जितना माइनस करने के बाद जो बचेगा, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर होगा तो होगा। नहीं, क्या अगर वो घटा के लोअर देखोगे? प्रॉफिट शो कर रहा है तो होगा ना। तो ये और प्रिजम्पटिव वो ऑफर कर रहे हैं ना, इसका मतलब लोअर प्रॉफिट नहीं कर रहे वो। अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम ऑफर कर रहे हैं 44AD में, दैट मींस इट इज शोइंग एज रिक्वायर्ड 8% या 6%। तो 2 करोड़ लिमिट है, 2 करोड़ के अंदर आ रहा है वो, एंड देयरफॉर इसको 44AB एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट मींस टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। 0.85 CR है, ये तो होगा ही नहीं। हम्म ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? डिक्लेयर्ड बिजनेस इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD ड्यूरिंग लास्ट 2 previous year बट ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर हैज डिक्लेयर्ड इनकम लोअर देन एज पर सेक्शन 44AD और टोटल इनकम इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अब बताओ आंसर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा सर, क्योंकि 5 साल वाला क्लोज आ जाएगा यहाँ पे, एम्बार्गो जो है। उसके क्लॉज नहीं में होगा। एक और कंडीशन बोला था मैंने। बहुत कंडीशन है ना कि
बेसिक से भी एक्सीड होना चाहिए और लोअर भी होना राइट, सो टोटल चाहिए। इनकम अगर मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, सो देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, फिर टर्नओवर नहीं देखोगे तुम, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। लेकिन यहाँ पे उसकी टोटल इनकम ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है, एंड देयरफॉर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। राइट क्लियर? सर। एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 3.2 सीआर का है यहाँ पे भी 8 और 6 टका है, मतलब 1 सीआर लिमिट है तुम्हारी। एज डिक्लेयर्ड बिजनेस इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44A। 44A में तो तुमको दिक्कत ही नहीं टर्नओवर की, ड्यूरिंग लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर, बट ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर ही हैज डिक्लेयर्ड इनकम more than as per section 44A and the total income is less than basic exemption limit। अब बताओ आंसर क्या होगा? बोलो। 44A मतलब याद है कौन सा सेक्शन की बात कर रही है? वो ट्रक फ्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेज वगैरह, 7,500 पर मंथ पर ट्रक और 12,500 पर मंथ पर ट्रक इन केस ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल। तो उसमें तुमने 7,500 पर मंथ पर ट्रक या 12,500 पर मंथ पर ट्रक से कम शो कर रहे हो, अगर तुम दिखा रहे हो 5,500 6,000 पर मंथ पर ट्रक, तो बोलो टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? और तुम्हारी टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम, नहीं होगा। बोलो 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 बोलो। नो सर। नहीं होगा, सिद्धार्थ भी बोल रहे नहीं होगा। तो एक बार फटाफट से जाके वो सेक्शन देखो 44AB का जो क्लॉज ई था, ई वाला पॉइंट में दिया हुआ था 44AD का सब सेक्शन 4 अगर अट्रैक्ट हो रहा है और उसमें अगर तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो 44AB के क्लॉज ई में ऑडिट कराना है। सिमिलरली 44AB के क्लॉज डी में दिया हुआ तुम्हारा, जाके देखो क्विकली कि अगर 44ADA प्रोफेशन वाला जो है 44ADA से मे के सेक्शन के अंदर, प्रिजम्पटिव सेक्शन के अंदर तुम अगर लोअर इनकम ऑफर कर रहे हो और तुम्हारी अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो देन तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन 44AB का क्लॉज सी में जाके देखो, क्या उसमें ऐसा लाइन दी हुई है क्या कि टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम होगी तो, यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो ऑडिट करवाना है? कि वो लाइन दी है कि नहीं दी है, देखो जाके फटाक से, वो लाइन ही नहीं दी हुई है। यस सिद्धार्थ, करेक्ट, ठीक है। तुमको एंश्योर करना है कौन कौन से इसमें दिया हुआ है, 44ADA और 44AD। तुमको ये दो जगह पे ये कंडीशन चेक करनी कि क्या मेरी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है, और अगर मैं लोअर इनकम ऑफर कर रहा हूँ तब जाके मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मैं लोअर इनकम ऑफर कर रहा हूँ और मेरी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, एंड इन द केस ऑफ 44AD एंड 44ADA, तो वहां पे मेरे को टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। मतलब यहाँ पे होगा? हाँ होगा। 44AE वाला जो सेक्शन है वहां पे क्या बोलता है, 44AB के क्लॉज सी में जाके देखो, उसमें क्या बोलते हैं कि 44AE हो गया, 44B हो गया, BB हो गया, ये सब सेक्शन में अगर तुम लोअर इनकम ऑफर कर रहे हो तो तुमको टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। वहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है एंड टोटल इनकम बीइंग मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, वहां पे कहीं ये नहीं बोला है। लेकिन 44AB के क्लॉज डी में जाके देखो और क्लॉज ई में जाके देखो, वहां स्पेसिफिकली तुमको बोला है एंड टोटल इनकम शुड बी मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। दिखा क्या? बोलो। यस विनिशा, दिखा क्या? यस यस सर, यस सर। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो है तुम्हारा ऐसे ऐसे 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 400, 500, 600, ये क्या तुमको टैक्स ऑडिट में भी एप्लीकेबल होगा क्या? गाइडेंस नोट जो है इन द केस ऑफ टैक्स ऑडिट, ये तो होगा ही होगा। क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट भी टैक्स ऑडिट में भी एप्लीकेबल होगा क्या ये, या फिर वो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में ही एप्लीकेबल होता है? बोलो।
बोलो बोलो बोलो, स्टैंडर्ड और ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा सर, एप्लीकेबल होगा। होगा ही ना एप्लीकेबल तो तुमको पूरा आंसर इसका प्रॉपरली ये रूप में तुमको देखना है अच्छे से, एंड देन उसी हिसाब से मेंशन करना है सारी बातें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, तुमको ये बताना रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, ये अपन तभी असेस कर पाएंगे व्हेन वी कंप्लाई विद ऑल द प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में जैसे जैसे दिया हुआ है, राइट। 3CD में अपन को ना सिर्फ ट्रू एंड फेयर देखना है, बल्कि ये भी देखना है कि जितने पर्टिकुलर्स मेंशन है इन ऑल द 44 क्लॉजेस, दे आर आल्सो ट्रू एंड करेक्ट, एंड देयरफॉर वी नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज पर ऐसे 500। और बाकी जो जो स्टैंडर्ड है तुम्हारा 210 के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट हो जाना चाहिए एंगेजमेंट लेटर का, तो वो सारे स्टैंडर्ड लगेंगे ही लगेंगे। और सिमिलरली गाइडेंस नोट तो लगेगा ही टैक्स ऑडिट का, वो तो एप्लीकेबल ही है, तुमको वो सब फॉलो करने हैं। आरटीपी May 22 का क्वेश्चन देखो, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। सीए सुमति मेड द क्वालिफिकेशन दैट आईसीडीएस वर नॉट फॉलोड बाय द एंटिटी व्हाइल मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। आईसीडीएस फॉलो नहीं कर रहा है बोल रही है, चलेगा क्या? सही बात है क्या कि गलत है? बोलो भाई। सर पार्टनरशिप फॉर्म में तो आईसीडीएस तो करना पड़ेगा उसको फॉलो। बोलो बोलो बाकी लोग सब, आईसीडीएस अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी है इसकी तो। सर ये सिर्फ कैश बेसिस पे कर रहा है तो अब फिर अप्लाई नहीं होगा। राइट, अभी सुबह तो मैंने बताया आईसीडीएस किस किस को अप्लाई होगा, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो होगा, पीजीबीपी और अदर सोर्स वाली इनकम है तो ही होगा। एंड तीसरा, अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो जिसको टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तभी तुमको आईसीडीएस अप्लाई होगा जब तुम्हारा टैक्स ऑडिट हो रहा है। क्लियर है क्या? ये तीनों मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? मर्केंटाइल में ही होगा। दूसरा पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर ये हेड में इनकम है तुम्हारी तभी तुमको आईसीडीएस अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना तुमको, लॉजिक याद होगा, कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, सैलरी हो गया, इसके लिए तो सब स्पेसिफिक दिया हुआ है। सैलरी कितना टेक्निकल चैप्टर है, हर चीज के लिए दिया हुआ है कि इतना तुमको इतना परसेंट लेना है। एचआरए में 50% इन केस ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, 40% इन केस ऑफ अदर सिटी, 10 लाख मैक्सिमम पलना दिखना, राइट। पूरा टेक्निकल है ये सारे तो। सो तुमको वैसे ही चलना है जैसे जैसे अलाउ करता है तुमको। लेकिन पीजीबीपी अदर सोर्सेज में तो तुम अपनी मनमानी चला सकते हो, इसलिए हो सकता है तुमको अलग से प्रॉपर्ली कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इसलिए दिया है। तो पीजीबीपी आईएफओएस है तो तुमको आईसीडीएस अप्लाई होगा, मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो तो होगा, और अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ तो तुमको तभी होगा जब तुम को टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्वालिफिकेशन मेड बाय सीए सुमति इज नॉट करेक्ट। क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, कैश सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वो, सो आईसीडीएस अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन अपना किया हुआ है ऑलरेडी, टर्नओवर कैलकुलेट करने का। टीडीएस वाला तुम्हारा हुआ नहीं होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं। गुड। अभी देख लो एक बार फटाफट, होमवर्क तुमका क्या करोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, एज एन ऑडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म Mr. War wants to purchase a new machine which is available for 45,000 if purchased on 45 days credit and for rupees 40,000। मतलब तुम अगर 45 डेज के क्रेडिट में ले रहे हो तो 40,000, अगर तुम सॉरी 45,000, और अगर कैश में खरीद रहे हो तो 40,000। समझ में आ रहा है? अगर तुम 45 दिन के क्रेडिट में ले रहे हो, उधार में ले रहे हो तो 45,000, और तुम तुरंत तुरंत कैश बेसिस में ले रहे हो तो 40,000। मशीन इज परचेज बाय पेइंग कैश एंड डेप्रिसिएशन ऑन इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 6,000। मशीनरी में कितना आता है तुम्हारा? 15%, राइट।
तो 40,000 का 15% इसने लिया है 6,000। बोलो। वाला अलाउड ही नहीं होगा सर, चाहे वो उसमें क्या? 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट किया तो अलाउड ही नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा वो। 45,000 रहता कि तो भी 40,000? डिसअलाउड होता। तो पूरा का पूरा 40,000 45,000 ही दिला होगा कि 10,000 तक चल जाएगा? पूरा होगा सर, पूरा 10 से ऊपर पूरा होगा। 10 से ऊपर हाँ जी। यानी 10 तक नहीं नहीं चलेगा? नहीं नहीं, अगर अगर 10 से ऊपर अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो तो पूरा। पूरा पूरा का पूरा पेमेंट वो डिसअलाउड हो जाएगा। राइट। तो ये तुम्हारा सेक्शन दिया हुआ है कि तो अगर तुम्हारा पहले क्या रहता था, खर्चे के ऊपर था 40 कैपिटल A 3 जो था, 40 कैपिटल A 3 जो था वो क्या बोलता था, खर्चा अगर 10,000 के ऊपर कर रहे हो तो डिसअलाउ होगा। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने 2 या 3 साल पहले, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई थिंक इन 2019 2019 या 2018 में अमेंडमेंट आया था कि इन योर इनकम टैक्स जो कॉस्ट ऑफ एसेट का जो सेक्शन है ना तुम्हारा 43(1), एक्चुअल कॉस्ट जैसे तुम कंप्यूट करते हो जिससे कि सब्सिडी माइनस करते हो, हम्म। एडिशन करते हो, जो जो सब्ट्रैक्शन जो जो करते हो, सो उस वहां पे अब उसने ये भी बोल दिया कि अगर तुम कैश सिस्टम में ये कैश बेसिस में पेमेंट कर रहे हो तो तुमको ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं जाएगा। और अगर एक्चुअल कॉस्ट ही तुम इसको नहीं मान पाओगे तो तुम इसका डेप्रिसिएशन कैसे लोगे? समझ में आ रहा है? यस विदिशा। यस सर। इसके बाद टेक्निकल सपोर्ट है मिला तुमको मिस्टर डीएनडी से, जो कि नॉन रेसिडेंट है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी। He has raised invoice dated 1 May 2019 in USD, which is equivalent to 5 lakh. The entire dues are cleared through appropriate banking channel on 25th June 2019. तो तुमने टेक्निकल सपोर्ट जो मांगा है डीएनडी से, ये नॉन रेसिडेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी, क्या ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एसेट जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें ऐड होगा क्या? कैपिटलाइज होगा सर, कैपिटलाइज हो गए। एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा? एडिशन डिडक्शन जो रहता है तुम्हारा क्लॉज 18, तुमको याद होगा तो क्लॉज 18 ने देखा था अपन ने डेप्रिसिएशन के ऊपर था। उसमें जब तुम डब्ल्यूडीवी निकालते हो, ठीक है, तो उसमें तुम पहले तो ग्रॉस एसेट लेते हो, फिर उसमें जो जो एडिशन हुआ है वो लेते हो, माइनस जो जो डिलीशन हुआ है वो लेते हो। राइट, उसमें तुम्हारा प्लस एडिशन के अलावा जो जो और कॉस्ट इनकर हुआ है, माइनस कोई सब्सिडी हुई है तो ये सब भी तो तुम हटाते हो। तो यहाँ पे टेक्निकल, ये जो टेक्निकल सपोर्ट का कॉस्ट इनकर हुआ है न्यू मशीनरी के इंस्टॉलेशन के पहले तक है, मतलब इंस्टॉलेशन तक है। तो दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नॉट, एवरीवन? यस सर। सर अगर इसमें जैसे भी फॉरेन एक्सचेंज का है, अगर इसमें कोई अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आता है तो वो भी ऐड होता है इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी राइट, होता है। वो भी क्लॉज 18 में हम्म, जाता है, हम्म, तुम्हारा हम्म, रिपोर्ट होता है। हम्म। तो वो तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स होगा जब तुम उसको ईयर एंड पे देखोगे। तो अभी तुम्हारा देखो क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज करना है तुमको कॉस्ट ऑफ मशीनरी में, इट इज अज्यूम्ड दैट विद ऑल द टीडीएस रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली ओके फाइन, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट को जा रहा है तो तुमको नॉन रेसिडेंट का टीडीएस वगैरह जो अलग से कटता है 5% अलग जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज अज्यूम टू बी डन। एंड इसके अलावा 13F में तुमको डिस्क्लोजर करना है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का अपन ने पढ़ा है आईसीडीएस कौन सा होगा? 6 5। नंबर आएगा, 6 आईसीडी 6। 5 आएगा, इसलिए मैं बोल रहा था एएस के हिसाब से नाम याद रख सकते हो। अब मैंने एएस के हिसाब से याद रखा हुआ है तो मेरे को डायरेक्ट मैंने क्या किया, एएस 1 2 7 9 10, 1 2 7 9 10 11 13 14 16 29। तो 10 नंबर कौन सा है? 5th डिस्क्लोजर के लिए। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 75 लाख तुमने बोरो किया बैंक से 10% पर एनम में फॉर मशीनरी परचेज के लिए। मशीनरी तुमने परचेज की 30 सितंबर 2020 को, लेकिन तुमने पुट टू यूज किया 10 अप्रैल 2021 को, नेक्स्ट ईयर। इंटरेस्ट जो तुमने पे किया है वो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया है। बोलो, क्या ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि कैपिटलाइज होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में
मशीनरी खरीदी कब? 30 सितंबर, लेकिन तुमने पुट टू यूज किया अब किया 10 अप्रैल 2021 में। और ये दौरान में जो इंटरेस्ट खर्चा है तुम्हारा, ये इंटरेस्ट तुम्हारा क्या यहाँ पे कैपिटलाइज होगा, या ये जो इंटरेस्ट खर्चा है तुम्हारा यहाँ पे तुम ले सकते हो इसको 2021 में एज अ खर्चा? सर क्वालिफाइड एसेट है तो जब तक हम पुट टू यूज करेंगे जब तक का तो हम कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का हम पी एंड राइट, एल में तो ले ये लेंगे। क्वालिफाइड एसेट करेक्ट, एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, एंड दिस विल नॉट बी अलाउड एज खर्चा इन FY 2021। सिमिलरली आरएम एंड कंपनी से ट्रेडिंग कंसर्न मेंटेन्स द क्वांटिटेटिव डिटेल, तो मैंने अभी तुमको बताया था क्लॉज 35 में तुम्हारा ट्रेडिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में तुम्हारी पूरी क्वांटिटेटिव डिटेल जाती है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना किया तुमने ड्यूरिंग द ईयर, कितना माल उठाया, कितना माल गया सेल हुआ, कितना माल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस जैसा भी, तो उसका पूरा क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर होता है क्लॉज 35 में। ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये वाला क्लॉज तुम्हारा हुआ नहीं होगा अभी, तो आज कर लेना। ठीक है, टैक्स ऑडिट पूरा कंप्लीट कर लो आज। कोई होमवर्क लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, एंड टैक्स ऑडिट अपना तुम्हारा जितना बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो फटाफट से, ज्यादा पेंडिंग मत रखो। देन टैक्स ऑडिट का टेस्ट कब होगा, आई लेट यू नो। एक सेकंड बस रुक जाओ। टैक्स ऑडिट का टेस्ट होगा, एंड इसके बाद अपन जो करने वाले वो तुम्हारा है SA 700 की सीरीज का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, SA 700 की सीरीज के क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे इसके बाद, तो वो मैं तुमको डेट बताऊंगा, डेट विल नॉट हैपन ऑन वेंसडे, ट्यूसडे कल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड कि अब अपन ऑल्टरनेटिव डेज या 1 और 2 डेज में ही सेशन रखेंगे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि तुम लोग को भी प्रॉपर उतना टाइम मिल जाए एक बार रिवाइज करके, देन वी कैन पार्टिसिपेट। हाँ बोलो धीरज। सर मैं ये कह रहा था अगर ओपन बुक हो ना तो भी मैं उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये May 23 का जो क्वेश्चन है उसको करा दो ना प्लीज। कौन सा क्वेश्चन है? वो जो आया था ना, जो 2 का C आया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 का C टैक्स ऑडिट पे था, अगर ओपन बुक हो ना तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा सर, उसको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया वो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? टू क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट, Discuss ये the वाला। reporting on the following issues under tax audit report of PPK Limited engaged in giving consultancy for agriculture of sugarcane planting, cultivation, growing of sugarcane crop at a stretch of land for about 15 kilometers taken on lease from state government। ठीक है, तुम दो चीज दे रहे हो, एक तो कंसल्टेंसी दे रहे हो एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा तुम खुद भी कल्टीवेट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो शुगर केन क्रॉप एट अ स्ट्रेच ऑफ लैंड फॉर अबाउट 15 किलोमीटर्स टेकन ऑन लीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सो पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एब्सॉर्ब्ड अनदर कंपनी AFM लिमिटेड, resulting in the latter becoming merged with this company. The purchase price over the value of net asset taken over was more by 40 lakhs. Purchase price over the value of net asset taken over was more by 40 lakh, मतलब तुमने ज्यादा में परचेज किया है, नेट एसेट से ऊपर ज्यादा में परचेज किया, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारी गुडविल। मैनेजमेंट विश टू राइट इट ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है 5 साल में, एंड टू क्लेम द सेम एज डेप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल्स एट अ रेट एज अलाउड बाय इनकम टैक्स रूल्स फॉर इंटेंजिबल एसेट। तो ये मेरे से मिस हुआ है एक्चुअली, ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि अपडेटेड है SM में, तुमको मिलेगा क्लॉज 18 में जाके देखोगे तो। ये अपने बुक में शायद जो मैंने दिया है अभी उसमें नहीं होगा, ये मैंने बाद में इंक्लूड किया हुआ है। ये तुमको SM में मिलेगा ये वाला पार्ट, की ये जो गुडविल है इसको तुमको क्लॉज 18 में जब तुम WDV ले रहे हो, WDV उसके लिए तुमको ये वाला जो परचेज प्राइस ओवर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है ना, वो तुमको इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो तुमको ये डेप्रिसिएशन जो है ये नहीं मिलेगा। एक बार क्विकली SM में खोल लेता हूं मैं, ये ब्लैक ब्लैक एक्स्ट्रा आया हुआ था, एक सेकेंड। सर ये क्वेश्चन क्लीन बोल्ड वाला क्वेश्चन आया था बिल्कुल। एक तो रह गई ऐसे 2-3 क्वेश्चन।
टैक्स ऑडिट क्लॉज 18। देखो क्लॉज 18 में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सी ए सी बी अपने में इंक्लूडेड नहीं है शायद, ये इनपुट कर लो अगर करना है तो। सी ए सी बी सी सी, ये मैंने पुराना लेक्चर दिया है शायद तुम लोग को, मैंने इस बार जो लेक्चर लिया था उसमें किया हुआ था ये सी ए सी बी सी सी, शायद मैंने तुमको May 23 वाले लेक्चर दिया हुआ है। सी ए सी बी सी सी ये वाला इंक्लूड कर लो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एडजस्टमेंट मेड टू डब्ल्यू डी वी अंडर सेक्शन 115 बी ए सी बी ए डी, एडजस्टमेंट मेड टू डब्ल्यू डी वी ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो तुमको क्या गुडविल जो है तुम्हारी उसको इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, तुमको माइनस करना है। इंटेंजिबल एसेट जितना भी तुम दे रहे हो ना, इंटेंजिबल एसेट में कितना टका मिलता है अपने को डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में 25%, राइट, वो एक 25% सेपरेट सो सेपरेट है, उसमें तुम इंटेंजिबल एसेट का जब तुम वैल्यू करोगे तो उसको एक्सक्लूड करना है। किसको एक्सक्लूड करना है, गुडविल को। सो जो अपना परचेज प्राइस ओवर एंड अबव नेट एसेट है, वो गुडविल जो है अपन को उसको नहीं लेना है और उसका डेप्रिसिएशन तुमको नहीं मिलेगा। तो तुमको ये रेफरेंस आएगा तुम्हारा क्लॉज 18 में, उसके अंदर से एकदम डीप जाके पूछा हुआ है। क्लियर है? सर सेकंड पार्ट हो रहा है इसका, सेकंड पार्ट हो रहा है सर इसका। The profit and loss statement of company indicated the operating revenue of consultancy fees 75 lakhs and agricultural income of 225 lakh. The expenses included material consumed for plantation and add-ons for growing crop, staff cost for plantation, interest cost, depreciation for plantation equipment and its ancillary parts. Material consumed for plantation and add-ons for crop growing, staff cost for plantation, interest cost combined है। तो देखो ये जो तुम्हारा है, क्या इसमें से बताओ मुझे सबसे पहले तो, कंसल्टेंसी फी जो है और एग्रीकल्चर इनकम जो है, क्या ये दोनों टैक्सेबल है? सर जो एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन सर 1021 राइट, 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट इनकम की तुमको कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, जिससे रिलेटेड तुम खर्चा ले रहे हो। अगर तुम्हारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो क्या तुमको उससे रिलेटेड खर्चा अलाउड है क्या? नहीं अलाउड होगा सर, जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा कैसे अलाउ होगा? अंडर सेक्शन 14A डिसअलाउड है, ठीक है। तो इसका अलग से तुमको क्लॉज मिलेगा 27, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी, अपन देख लेते हैं। नहीं, 27 में प्रायर पीरियड खर्चा वाला था, प्रायर पीरियड वाला जो खर्चा है वो 27B में है। तुम्हारा जो खर्चा ये 21 के अंदर था, ये 21H, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A। सेक्शन 14A मैंने क्या बताया, सेक्शन 14A में वो सारे खर्चे जो तुमको एग्जेंट इनकम के लिए तुमने खर्चा किया है लेकिन वो डिसअलाउ होते हैं, वो तो खर्चे तुमको नहीं मिलेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सो वो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड खर्चा भी तुम्हारा इंक्लूड नहीं करना है। और अगर तुमने किया है तो ये सारे डिडक्शन यहाँ पे तुमको रिपोर्ट करने हैं 21H में, और तुमको डिसअलाउ करना है तुम्हारे रिटर्न ऑफ इनकम में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम देखो, एक तुम्हारी कंसल्टेंसी फी है और एक एग्रीकल्चर इनकम है 225 लाख की, कंसल्टेंसी 75 लाख की, तो रेशियो क्या हो गया तुम्हारा 1:3। सो जो जितने तुम्हारे कंबाइंड खर्चे तुमको 1:3 में डिवाइड करने हैं, और बाकी जो स्पेसिफिक पोर्शनेट खर्चे जो कंसल्टेंसी फी में तुम पोर्शन कर सकते हो जिसको, वो खर्चा अलाउड होगा। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो जो खर्चे वो डिसअलाउ होगा, और जो कंबाइंड खर्चा उसको 1:3 में पोर्शन करके तुमको एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड खर्चा जो है वो डिसअलाउ करना पड़ेगा। समझ गया सर, राइट सर। सर नवंबर 23 में भी अभी इसमें गूगली आएगी सर इस बार ऑडिट में। नवंबर 23 हुआ क्या है, कैसे आ गई? अरे सर थोड़ा सा अभी लास्ट एग्जाम है ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आएगी बोल रहे हो टैक्स ऑडिट में? टैक्स ऑडिट में देखो, मैं 2-3 अटेम्प्ट से लास्ट हर बार नए क्लॉज पे फोकस करता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना एक लिस्ट डालता हूँ कौन कौन से क्लॉजेस आ सकते हैं, ठीक है। सो इस बार का तुम जाके देखो टेलीग्राम चैनल जो है, अपना चैनल है, ग्रुप जो अभी ये वाला जो चैनल की बात करो, वहाँ पे मैंने ये जितने 21 है, मैंने क्लॉज 21 डाला था, 21 से आएगा 21H आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा जो इसके पहले वाला था 18, तो 18, 21 ये सब तुमको एक और टैक्स ऑडिट से एक और क्वेश्चन आया था ना इस बार।
हाँ सर, वो तो इजी था सर, वो एसडीबी वाला था। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वो वाला क्लॉज भी मैंने मेंशन किया होता। तो जनरली हाँ, जो 17 क्लॉज मैं वाला। मेंशन कर रहा हूँ ना, वो सब क्लॉज है जो या तो इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली जो आते हैं, और मैंने वो सारे क्लॉजेस मेंशन किए हुए हैं जो अभी तक आए हुए नहीं है। ठीक है, तो जो अभी तक आए हुए नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली। तो जैसे लास्ट में मैंने रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बोल के रखा था कि ये आ सकता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली अमेंडमेंट आया हुआ है, और जो आया हुआ नहीं है लास्ट अटेम्प्ट में ही अमेंडमेंट आ चुका था, लेकिन वो नहीं आया था, तो इस बार आ सकता है। और वो फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी आ गया था, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आया हुआ था। सो अपन को फोकस वो भी करना है जो अभी तक नहीं आया हुआ है, पर्टिकुलरली इन टैक्स ऑडिट चैप्टर। इंस्टीट्यूट का पैटर्न उठा के देखो तुम पिछले 3-4 अटेम्प्ट का, तो जो नहीं आया है नया नया जो है वो भी पूछ रही है इंस्टीट्यूट, नॉट जस्ट पुरानी क्वेश्चन। पुराने भी पूछती है, पुराने जो इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, वो तो मैंने दिया ही था कि क्लॉज 18 हो गया, 21 हो गया, 27, जैसे 27 प्रायर पेड एक्सपेंस है, ये अभी अपन ने जो देखा, ये मैंने मेंशन किया हुआ 27 ए जो बी है, 27 ए बी जो है, तो बी का जो प्रायर पेड एक्सपेंस है वो आ सकता है, ये वाला, राइट। सो जो जो अभी तक नहीं आया है, जो मैं इवन ड्यूरिंग द क्लास भी मैं बताते गया हूँ कि जो अपन जैसे बाजू में जो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया कि ये क्वेश्चन आ गया, मतलब या तो ऐसे में दिया हुआ है, या लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं है ना, कभी आरटीपी एमटीपी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, सो वो क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में सीधा। सो अपन ने क्लास में पर्टिकुलरली, मैं जहाँ पे अभी भी तुम देखोगे सेकेंड हाफ, तो वो जो जो क्वेश्चन मैंने बोला है कि ये अभी तक नहीं आया है, तो तुम ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आया तो नहीं आएगा, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उल्टा उसको और अच्छे से करना इन टैक्स ऑडिट चैप्टर। एंड नॉट जस्ट फॉर टैक्स ऑडिट, इट्स ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू फॉर इंटायर ऑडिट। मैं फोकस यही करता हूँ, और जनरली मैं जो क्वेश्चन भी जब टेलीग्राम चैनल में भी अपना लास्ट डे मैं देता हूँ एग्जाम के टाइम पे, तो मैं जनरली वही सारे क्वेश्चन को फोकस करता हूँ जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, प्लस जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट फ्रीक्वेंटली पूछती है। सो इन अ वे वी कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आल्सो दोस क्वेश्चन व्हिच इंस्टीट्यूट कैन आस्क, एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक नहीं पूछा है। टैक्स ऑडिट में ऐसा हो सकता है जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल वापस से, कि नए नए क्वेश्चन आए, नए क्वेश्चन आए, इसका मतलब ये नहीं कि गूगली है, जस्ट दैट यू नीड टू बी अवेयर कि हाँ भाई ये मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आया, तो आई नीड टू प्रिडिक्ट माई सेल्फ कि इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे आ सकता है, जो कि अपन ने राइट पढ़ते सर। हुए किया हुआ भी है क्लास के टाइम। ठीक है, लास्ट राइट के सर। क्लॉजेस इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लास्ट के जो क्लॉजेस है 41, 2, 3, 4, 44 हो गया, 43 देखो आ गया था, मैंने फॉलो लास्ट के क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है, आए हुए नहीं है काफी टाइम से। 43 आ गया था दिसंबर 21 में, 42 आ चुका है, 41 आया हुआ है। ठीक है, सो 40, 40 एंड 44 स्टिल इंपॉर्टेंट, एंड इवन 41, 42, 43 भी इंपॉर्टेंट ही है सच, बट 40 एंड 44 अभी तक पूछा नहीं है इंस्टीट्यूट ने, जीएसटी रिकंसिलिएशन वाला जो हो गया तुम्हारा एंड ऑल एवरीथिंग। सो एवरीथिंग जैसे अपन ने क्लास में बोलते डिस्कस करते हुए गया है, वैसे वैसे ही तुमको एम्फोसाइज करते हुए इंपॉर्टेंस देते हुए अच्छे से करना है, एंड लाइन बाय लाइन एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट ऑडिट चैप्टर। तुमने देखा होगा ये अटेम्प्ट में भी 8-9 नंबर का आया करीब करीब, 9 नंबर मजाक है। ठीक है, तो अच्छे से करो टैक्स ऑडिट, प्रॉपरली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से टेस्ट देना है, एंड अपने आप एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा वंस यू गिव द टेस्ट, वंस यू रिवाइज ऑल द क्लॉजेस। ठीक है, आई विल ट्राई नाउ एट माई एंड कि मैं तुमको क्लॉज नंबर याद करवाने का कुछ तो मैं कोशिश करूँ। सो अपन अभी जो ब्रेक लेंगे बीच बीच में, आई विल ट्राई कि गिव माई टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, कि एक तो मेरे को कारो के क्लॉज नंबर तुमको याद करवाने, और एक अपना टैक्स ऑडिट के क्लॉज नंबर। सो मैं ये टाइम निकाल के इस पे एक बार प्रिपेयर करके तुमको कुछ हिंट या एज सच मेमोरी ट्रिक्स या कुछ तरीके से याद करवा के देखते हैं, ताकि अपन एटलीस्ट 1-2 टेंशन तो कम हो जाए क्लॉज नंबर याद करने। कारो की मैंने ऑलमोस्ट बना ली है, आई विल शेयर इट शॉर्टली। सर आपने कहा था लास्ट में बता दोगे क्लॉज नंबर किसके थे? हाँ सो जैसे अभी मैंने बताया क्लॉज 41, 40, 43, 42, 44, ठीक है, 37, 38, 9 भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अटेम्प्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि जो तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट है उसका क्लॉज नंबर बताओ, तो 37, 38, 39, 40 ये चारों क्लॉज नंबर दिया था मेरे को, 2 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, मे 23 में सर एक एमसीक्यू आया था, उसमें एस्केलेशन वाला था कि अगर कोई एस्केलेशन क्लॉज है तो कौन से वाले क्लॉज में आता है। तो 16 हो गया, तो टोटल 9 नंबर का आया था, 4+4+1। राइट, ये 4 का था कि 5 नंबर का था ये वाला? नहीं, सब 4-4 नंबर के थे दोनों सर। तो देखो 16C उसने एमसीक्यू में कहाँ से पूछा होगा, बताओ मुझे।
16C क्योंकि अपन ने अभी देखा थ्योरी क्वेश्चन देखा था कि तुमने। सो ऐसा भी होता है थ्योरी क्वेश्चन तुमको प्रॉपर्ली करने क्योंकि ये एमसीक्यू में जाते हैं, और एमसीक्यू केस बुकलेट तुमको अच्छे से करनी क्योंकि वो थ्योरी में भी आते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एमसीक्यू के हम्म। कॉन्सेप्ट तुमको पूरे अच्छे से करने, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना है। एमसीक्यू के अगर कॉन्सेप्ट कोई टेस्ट हो रहा है तुमको ऊपर नीचे का भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना है। तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एमसीक्यू अगर तुमको याद नहीं आ रहा तो रेफरेंस के थ्रू तुम तुरंत वो क्वेश्चन टॉपिक में जाओ, वो टॉपिक के थ्रू तुमको समझ में आएगा कि एमसीक्यू का आंसर ये क्यों है। एंड उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना कि ये थ्योरी में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ये दिखेगा तुमको आईसीआई केस स्टडी बुकलेट वगैरह में जो एमसीक्यूज है वो जनरली थ्योरी से भी उठाए हुए हैं, और वही एमसीक्यू तुमको थ्योरी में भी मिलेंगे। तो ये देखो 16C अभी अपन ने सुबह सुबह देखा ना, एक्सलेशन क्लेम वाला क्वेश्चन, वही से तो एमसीक्यू पूछा उसने। समझ में आ रहा है? यस सर। और सर इस बार पता है आपको कितनी ग्रेस मिली है? 8 नंबर्स की ग्रेस दिया है आईसीआई ने इस बार। आई नो, 7 नंबर का तो मैंने देखा ही है। देन 34 हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। 35 में ऐसा कुछ है नहीं, क्वांटिटेटिव डिटेल्स तुमको देनी है। तो ये भी आया हुआ है तुम्हारा 2-3 बार, तुमको क्या पे अपन ने थ्योरी में भी देखा था। 36A उतना कुछ नहीं है। तो जो तुम विनिशा बोल रहे हो ना कि क्लॉज नंबर तुम इंपॉर्टेंट कौन कौन से है वो तुम अगर इस पर्पस के लिए पूछ रहे हो कि मैं सिर्फ ये सारे क्लॉजेस करके जाऊंगी बाकी को नहीं करूंगी, तो दैट विल नॉट वर्क एक्चुअली। तुम नहीं अगर सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे क्लॉज नंबर याद कौन कौन से करने हैं उसके लिए बोल रहे हो ना, अंदर के क्लॉजेस, सब क्लॉजेस है ना, वो किस में देखने हैं? तो वो तुमको क्लॉज ना। 21 में देखना मोस्टली, क्लॉज 21 ओके। में। और फिर 20। तुम्हारा 27B जो हो गया प्रायर पेड एक्सपेंस वाला, हम्म। और एक क्लॉज 26 हो गया 43B वाला, सेक्शन 43B। ओके। बाकी के अगर तुम देखोगे ना तो बाकी के सब क्लॉज उतने है भी नहीं। क्लॉज 13 के देखोगे तो ये सिंपल है, ABC तुम्हारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, और DEF जो है वो तुम्हारा ICDS है, तो उतना कुछ जैसे है नहीं। क्लॉज 31 में भी ऐसे इतने सारे अंदर क्लॉज हैं? 31 के, हाँ 31 के तुमको याद नहीं करने हैं अंदर के सब क्लॉजेस पर्टिकुलरली, बट तुमको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, सब क्लॉज याद नहीं करना। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, सारे 31 सेम पॉइंट्स ही हैं। लेकिन 31A B C तो याद रख सकते हो तुम। ओके। लेकिन उसके अंदर के तुम्हारे जो और भी है कि कैश में किया तो क्या होगा, चेक में किया तो क्या होगा, ठीक है, अकाउंट पे चेक है तो क्या, उसके अलग है। तो वो तुमको उतना ज्यादा बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है फॉर क्लॉज रिमेम्बरेंस पर्पस। हाउएवर टॉपिक तो तुमको अच्छे से पता होना ही चाहिए। इसके अलावा बाकी सब क्लॉजेस है भी नहीं उतने, तुम देखोगे तो। ठीक है, 34ABC तो सिंपल है। 34A में तुम्हारा TDS का दिया हुआ है, 34B में तुम्हारा फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग के लिए, और 34C में तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन TDS के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यस। सो अगेन एक बार प्रॉपर अच्छे से पूरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से करना, और इसके अलावा जो अपन ने ऊपर में क्वेश्चंस देखे हैं, ऊपर में जितना अपन ने पढ़ा है, अपन ने डिटेल में डीप जाके पढ़ा है एक एक चीज को, ठीक है, तो वो भी अब इतना पढ़े हैं तो उसको इग्नोर मत करना, उसको भी 1-2 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। ये भी अपन ने 3-4 पेज को भी कल अपन ने पूरा टाइम दिया है, कल का पूरा टाइम अपन ने इतना ही किया हुआ है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने तुमको वीडियो दिया था, राइट? सो ये जो है इसको भी अच्छे से कर लेना, अपन ने इतना पूरा अच्छे से किया हुआ है। पूरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से कर लो, जनरली तुम मान के चलो 5 नंबर का आएगा ही आएगा। एंड 5 नंबर पूरा पूरा अच्छे से तुमको 4 तो एटलीस्ट मिल सकता है, प्लस एमसीक्यू में आ गया तो बढ़िया बात, एमसीक्यू में भी तुम्हारा स्कोरिंग है। तो टैक्स ऑडिट वंस यू रिवाइज इट बिकम स्कोरिंग। सर एक उसमें प्रोफेशनल एथिक्स में एक दो डाउट है, अभी पूछूं क्या? बोल लो। सर जैसे जो जेल वाला हमारा क्लॉज है उसमें हेल्ड गिल्टी लिखा हुआ है, तो अगर जैसे इन केस वो गिल्टी हो गया पर वो हाई अथॉरिटी से अपील वगैरह के लिए उसे जेल नहीं हुई, तो भी वो गिल्टी होगा क्या? सो वो तो दिया हुआ है ना, बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर वो गिल्टी पाया जाता है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड ऑल, एंड वो इम्प्रिजन हो जाता है उसके लिए, तो वो तो फाइनल अथॉरिटी का ही अपन देखेंगे ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ वही मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने पूछा, फाइनल मतलब फाइनल का देखना है हमें। यस, तब तक तो इंस्टीट्यूट का अगर कंप्लेन आता भी है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन और तुम्हारे को मेंबर से रिमूवल के लिए नोटिस आएगा, लेटर आएगा, तो तुम उसमें अपील करके डालोगे ना, ये चीज रिप्लाई देते हो तुम सबसे पहले। तुमको इंस्टीट्यूट से नोटिस आता है कि तुमने ये किया हुआ है इसलिए हम तुम्हारा मेंबरशिप क्यों ना हटा दे, ये पूछता है इंस्टीट्यूट, तो उसका तुमको रिप्लाई देना पड़ता है। फिर अगर रिप्लाई उस इंस्टीट्यूट को जैसा समझ में आता है उस हिसाब से इंस्टीट्यूट एक्शन कर लेता है, तो तुम उसमें रिप्लाई में दोगे कि अभी ये केस पेंडिंग है, ऐसा कोई है नहीं, मैं गिल्टी नहीं हूँ। ठीक
ठीक है सर। उसमें परमिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो स्टार्टिंग में था ना, उसमें एक लिखा हुआ है कि कनेक्ट विद क्लॉज 7, जहाँ पे एक्टिंग एज एडवाइजर है, प्रोस्पेक्टस वाले पॉइंट है, उसमें कनेक्ट 7 से क्या मतलब? 7 तो एडवर्टीजमेंट का क्लॉज है, उसमें तो क्या कनेक्ट क्लॉज करना 7 है? में क्या तुम एडवाइजर टू एन इशू अपने नाम के इसमें यूज कर सकते हो? नाम में? अच्छा। नहीं कर सकते हाँ, ना, लेकिन नहीं क्या तुम नहीं नहीं। एडवाइजर टू इशू बन सकते हो? हाँ, बन सकते हैं। बन सकते हो, लेकिन अच्छा, नाम नाम में वो जो डेजिग्नेशन वाला पॉइंट आ गया ना, वो डेजिग्नेशन, कह रहे हाँ हैं। डेजिग्नेशन ओके यू कैन नॉट यूज एडवाइजर टू एन इशू, तो मैंने वहां से कनेक्ट किया हुआ है कि एडवाइजर टू एन इशू यू कैन नॉट यूज ओके द नेम। तुमको नेम अगर डाल रहे क्वेश्चन में तो देन यू नीड टू मेंशन सेक्शन 7 रेड विद क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, दोनों जगह डिसअलाउड है। लेकिन ओके तुम ओके, क्या अब समझ परमिटेड समझ। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस अलाउड है? यस इट इज अलाउड। ओके। और एक पेज 382 पे क्वेश्चन है, वो एक्सप्लेन करना था, मतलब उसमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। 382। कौन सा क्वेश्चन? ये एक ही क्वेश्चन है, प्रीतो वाला। प्रीतो के नीचे वाला जो और में जो क्वेश्चन है ना, नीचे ये वाला, ये वाला पेज नंबर 382। 382। 382 में तो यही क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन 1 हो गया, एग्जाम क्वेश्चन नहीं 2 हो नहीं, गया। ये अच्छा ये प्रीतो वाला, वाला, ओके। इसके बाद जो नीचे और वाला है ना, ये हाँ ड्रॉ। मिसेस प्रीत। हाँ हाँ, ये मेरे को समझ नहीं आया, और वाला क्वेश्चन। P, a chartered accountant availed a loan against his securities held as investment from a nationalized bank। ठीक है, उसने लोन लिया अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो उसके पास बैंक में रखी थी उसने, एफडी जो भी हो। ही इशूड 2 चेक्स टुवर्ड रीपेमेंट ऑफ द सेड लोन। तो उसने लोन रिपे करने के लिए चेक दिया। द चेक्स बोथ द चेक्स होगा वो वर रिटर्न अनपेड बाय द बैंक with the remark refer to drawer, comment with reference to chartered accountant acts as amended by the chartered accountants amendment act 2006 and schedule thereto, were returned unpaid by the bank with the remark refer to drawer। so ये insufficiency of fund के कारण नहीं हुआ है वो है। तो मतलब इस He बात issued पे 2 भी क्या checks towards वो आ जाएगा? of the said loan, both the checks were returned बेसिकली unpaid। सर उसके लिए है ना कि आपने अपनी रेपुटेशन, सीए की रेपुटेशन को खराब किया है, इस वजह से गिल्टी। अदर अदर मिसकंडक्ट आया ना, इसलिए होता है सर वो। इसका गिल्टी हो रहा है, बट मैं एकदम रीजन मेरे को भी एग्जैक्टली कंफर्म करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है मुझे भी। बिकॉज आई कुड रिकॉल कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण अगर चेक बाउंस हो रहा है तुम्हारा, सो देन तो डेफिनेटली यू आर जीपीएम। ये जो केस आ रहा है रेफर टू ड्रॉर, इसका मतलब क्या है? बोथ द चेक्स वर रिटर्न अनपेड बाय द बैंक विद द रिमार्क रेफर टू ड्रॉर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आई नीड टू सर्च दिस क्वेश्चन। हो सकता है इसका आंसर जीपीएम ना हो, मतलब गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट ना हो। नहीं गिल्टी डाला है मैंने तो, ये मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। आई विल गेट बैक टू यू सर ऑन कंफर्म दिस। गिल्टी है सर, मैंने भी देखा है, आरटीपी में भी देखा है, 2 बार देखा है मैंने, ये कंफर्म गिल्टी है इसमें। मैं इसका आपको रीजन रीजन बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए सर, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। कौन से आरटीपी में दिया हुआ है ये? सर ऐसे फिर डिस्ट्रीब्यूट वाला तो मतलब पॉइंट हम हर जगह ही लिख सकते हैं, कुछ भी लगे अगर तो। सर ये नवंबर 27 का क्वेश्चन है, 2017 का। नवंबर 17 का? जी। तो होगा यानी। और इसके अंदर बेसिकली ये ही इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द दैट द काउंसिल दैट ही ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन। चेक्स आर रिटर्न अनपेड बाय द बैंक, तो यही तुमको यहाँ पे रीजन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कि रेफर टू ड्रॉर उसने वापस भेजा क्यों है चेक। तो तुमको डिप्लोमेटिक आंसर ही देना पड़ेगा, आई थिंक सो।
कि द रीजंस फॉर द चेक बीइंग डिसऑनर्ड, यानी चेक डिसऑनर्ड तो नहीं बट चेक बीइंग रिटर्न, द रीजन फॉर दिस being bringing disrepute to the institute, then he will be held guilty of other misconduct. यही करके सर बोला अनदर उन्होंने। द सेकंड वन इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है ना इसके अंदर, बिकॉज दिस इज द पनिशेबल ऑफेंस वो इफ तो है यू, ही, तो जो कहीं भी कोई पनिशेबल ऑफेंस आएगा तो वो पनिशेबल गिल्टी ऑफेंस होगा। वो तुम्हारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण बाउंस हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, तो उस केस में तुम्हारा जेल वेल का प्रोविजन है, जेल जाना पड़ता है और एंड यस ऑल। सर, यस सर, यस सर। दिस रीजन इज नॉट श्योर हियर कि चेक रिटर्न क्यों हुआ है, रेफर टू ड्रॉर करके रिमार्क है इसका, रेफर टू ड्रॉर। तो इसमें जनरल रीजन ये रहते हैं कि साइन वाइन प्रॉपर नहीं है या तुम्हारा कुछ डिटेल तुमने गलत डाल दिया है, तो वो कारण से गिल्टी नहीं होता है जनरली, बट यहाँ पे तुम फिर अगर वो ऐसे इसको इनसफिशिएंट फंड वाला केस हो तो गिल्टी होगा इनसफिशिएंसी ऑफ वैसे। फंड है तो वो तो तुम्हारा गिल्टी है एनीवे, क्योंकि वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा ऑफेंस है। एक्चुअली तुमको पता नहीं ओके। होगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर तुम किसी को चेक ड्रॉ करते हो और वो बाउंस हो गया तो जनरली अपन ह्यूमैनिटी टर्म्स में कोई कंप्लेन वम्प्लेन करता नहीं है, बट इफ आई सपोज यू गिव मी चेक और वो बाउंस हो जाता है तो आई कैन कंप्लेन, कोर्ट ऑफ लॉ में मैं लेके जा सकता हूँ, तुमको जेल होगी, जेल हो सकती है, भले तुम्हारा कोई ओके। मिस इंटेंशन ना हो। सीए इंटर में पढ़ा है अपन ने, आईपीसीसी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दिया हुआ है चेक बाउंस होना, ये जो है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, दिस इज अ मेजर ऑफेंस अंडर एनआई एक्ट, और वहां पे जेल का प्रोविजन है, ठीक है। तो वो तो है ही, उसमें पेनाल्टी भी अलग है, सर वो इसमें तो लिखा गिल्टी तो है है, सर अदर क्लियर मिसकंडक्ट लिखा का। तो है, आप वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर क्लियरली, बोथ द चेक्स वर रिटर्न्ड अनपेड बाय द बैंक। हाँ तो ये वर्ड को फिर तुम मार्क कर सकते हो अनपेड, दैट कुड बी ट्रू, यस, अनपेड, हाँ इनसफिशिएंट फंड वाला ही केस होगा फिर ये अनपेड भी। वाला ही हो गया समझो। इसके हाँ। अलावा कोई केस है तो तुम वहां पे गिल्टी मत करना, मतलब अगर मान लो डेट गलत डाल दी, 3 महीने से चेक पुराना स्टेल चेक है, स्टेल चेक होता है 3 महीने तक चलता है जो, या फिर तुम्हारा पीछे में तुमको कुछ लिख के देना था, साइन वाइन करके देना था, या तुम्हारी साइन मैच नहीं हो रही है, सो इन दैट दोज केसेस जनरली तुमको कॉल आ जाता है बैंक से, एंड दूज आर नॉट द केसेस विच आर हेल्ड गिल्टी, या ऑफेंस नहीं है ये एनआई एक्ट। हाउएवर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण अगर बाउंस हो रहा है चेक, देन दैट इज अ मेजर ऑफेंस, एंड वहां पे गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट होगी, ठीक है। सो ओके। अनपेड वही लॉजिक वही रहने दो, अभी भी लॉजिक विल नॉट चेंज, लॉजिक मैंने भी यही बैठा हुआ था, इसलिए मुझे भी एग्जैक्टली यहाँ पे अभी ध्यान नहीं गया तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था इसका आंसर एग्जैक्टली, बट लॉजिक इज स्टिल इंटैक्ट कि अगर एनआई एक्ट वाला जो ऑफेंस अगर ही हो रहा है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण चेक, मतलब अगर तुम्हारा बाउंस हो रहा है, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड गिल्टी। एल्स बाकी अगर वो स्टेल चेक वगैरह या नॉर्मल कोई चेक फटा हुआ है, टोन है, या चेक में पानी वानी गिर गया, इस तरीके से कुछ देता है तो दैट विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, ठीक है। ठीक सर, मैंने ऐसे मतलब ऐसे याद किया हुआ है कि अगर कोई जैसे अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, मतलब कहीं भी किसी क्लॉज में कवर नहीं हो रहा, तो हम वो वाला क्लॉज लिख देते हैं जो शेड्यूल 2 में है। अपना क्लॉज 4 का पार्ट 4 का क्लॉज 2, यस सर। और अगर एकदम ये ऐसा भी नहीं अदर, करना है हार्ड एंड फास्ट, तुम हार्ड एंड फास्ट सबसे पहले तो ये एग्जांपल्स जितने अपने 1 से लेके 12 तक, ओके, ये प्लस चेक डिसऑनर प्लस ये दो, ठीक है, इसमें अपन ने एसएम में जितना दिया है वो तो पूरा कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई आता है तो तुमको डेफिनेटली यू शुड गिव वन, एक बार एक थॉट तो देना ही है, वंस गिव अ थॉट, एक बार पॉन्डर करो कि मतलब एक्चुअली में गिल्टी है या नहीं, वो भी एक बार तो अपने एंड से देखना ही है। इट्स नॉट कि अगर कहीं नहीं आ रहा तो गिल्टी कर दो अदर ही, हो सकता है गिल्टी ना हो, जैसे ये वाला केस हो गया चेक का ही, मैं अगर बता रहा हूँ कि स्टेल चेक है, पानी गिरा हुआ चेक है, साइन मैच नहीं हो रही है, सो इट्स नॉट कि वो गिल्टी हो जाएगा, राइट। तो एक बार जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, डोंट स्ट्रेस मच, इतना स्ट्रेस मत लो जितना यहाँ दिया हुआ है ना, जनरली एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है यही से आता है अभी तक। अगर ठीक तुम देखोगे पार्ट 4 और क्लॉज 2 में जब जब क्वेश्चन आया तो यही से आया मोटा मन, ठीक ठीक है है। सर। इवन एमसीक्यू आल्सो यू विल फाइंड, या और एक बार एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, एमसीक्यू में अगर ये यहाँ से अगर तुमको पूछता है और ऑप्शन में देता है कि ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट है, तो ऑप्शन तुम कौन सा सिलेक्ट करोगे, अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हाँ नहीं सिलेक्ट करोगे, गलत हो जाएगा आंसर, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस की डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है सर, बस एक लास्ट 388 पेज पे ये लास्ट वाला पॉइंट 388 अदर कौन सा? मिसकंडक्ट में थर्ड पॉइंट स्टार्ट टॉप पे ही है। हाँ ये रहा, ये वाला, ये रहा, हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट। Chartered accountant in practice agreed to take a person as an article clerk in a vacancy
Audit clerk came to know from the institute that the deed of article was not registered as that was forwarded with the request for entertaining an extra article work. तुमने क्या किया, तुम रजिस्टर हो गए, ठीक है, तो तुम्हारा अभी तो क्या होता है, तुमको पोर्टल में अपलोड करना है पूरा फॉर्म वॉर्म साइन वाइन करके तुमको अपलोड करना है, राइट, या तो तुम्हारा सीए भी अपलोड कर सकते हैं। बट सपोज पहले होता था कि तुम्हारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो साइन वाइन करके वो बोल देगा आर्टिकल को ठीक है हम पोस्ट करवा देंगे, ऐसा ही होता है सीए फर्म में, तो तुम थोड़ी ना पोस्ट करते हो, राइट, तुम्हारा जो फॉर्म का पियोन है वो सब पोस्ट करवा देगा तुम्हारा साइन। अब तुम्हारा फॉर्म वॉर्म बढ़िया साइन वाइन हो गया, आर्टिकलशिप का कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म 103 आई थिंक, फॉर्म 103 रहता है ना, 102 या 103, तो 103 वगैरह साइन हो गया तुम्हारा प्रॉपर्ली, एंड वो गया ही नहीं इंस्टीट्यूट को, भेजा ही नहीं है तुम्हारा, 3 साल से तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो और पता चला बाद में जब तुम्हारी सीए फाइनल एग्जाम आई तो तुम कब बोल रहे कि तुमने आर्टिकलशिप की नहीं है, तो उस समय वैसे केस में बोल रही है यहाँ पे जीपीएम है तुम, क्योंकि तुमने नेग्लिजेंस वो सब केसेस आ गए यहाँ पे, सीए एक्ट का प्रोविजन का वायलेशन। ठीक है। डीड ऑफ आर्टिकल तुमने रजिस्टर ही नहीं किए, बस तुमने एक एक्स्ट्रा आर्टिकल उसके नाम पे रख लिया और बोल दिया कि ठीक है, तो क्या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। सीए से रिलेटेड कुछ पॉइंट है तो वो हमारा यहाँ पे कवर होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, बाकी वाले अगर अदर्स आर्टिकल और ये सब से रिलेटेड पॉइंट है ना तो जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्शन प्रोविजंस गिवन अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, और अगर सीए एक्ट का प्रोविजन तुमको लग रहा है यहाँ पे दिख रहा है तो दैट इज कम अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। ठीक ठीक है, और कुछ एनीथिंग? नो सर, थैंक यू। चलो सो इसके बाद अपन 700 की सीरीज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना एक चैप्टर है जो कि मैंने बुक में नहीं दिया हुआ है, एक चैप्टर तुमको दिखेगा, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, जो एसएम में तुमको मिलेगा चैप्टर 5, जनरली चैप्टर 4 5 नहीं चैप्टर 6 एसएम में मिलेगा तुमको ऑडिट रिपोर्ट, बट पर्टिकुलरली अपन ने ऐसे 700 पूरा डिटेल में किया हुआ है, सो जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर 6 ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें तुमको पर्टिकुलरली ऐसे 700 701 705 706 ये सब के क्वेश्चन दिखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखेगा, सो ये अपन डिस्कस करेंगे। आई विल लेट यू नो द नेक्स्ट सेशन व्हेन अपन कब करते हैं, या तो कल कर सकते हैं तो कल कर लेंगे, नहीं तो वी विल टेक आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आई वांट टू गिव अदर आल्सो इनफ टाइम सो दैट बाकी लोग भी एक बार कर सके साथ में, एक बार 700 पूरा रिवाइज कर ले सब लोग, तुम लोग भी 700 पूरा रिवाइज कर लो 700 की सीरीज, एंड देन वी विल टेक अ सेशन ऑन दिस चैप्टर 6 का जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, एंड दैट विल बी प्रोबेबली अ लास्ट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन आंसर एज वेल। सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट प्रॉपरली करके और रिवाइज, इसके बाद अपना टेस्ट होगा एंड विल डिस्कस द टेस्ट देन, ठीक है। तो टेस्ट पे अब तुमको फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते हो चलो, टेस्ट देते चलो, टेस्ट में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, बट टेस्ट में यू विल फाइंड कि तुमको टाइम का कहाँ पे लैक हो रहा है, राइट, एंड सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट तुमको याद रहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट मैंने गलत लिखा था या गलत लिखी थी, एंड ये मैंने बाद में भी अगर कभी तुमको सेम आता है तो यू विल डेफिनेटली नॉट मेक अ सेम मिस्टेक, तो वो तुमको टेस्ट देने से काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो टेस्ट पे अब फोकस करना अपन को, ऑलमोस्ट डन, अपनी जो रिकॉर्डेड बैचेस यानी रिकॉर्डेड सेशंस बचे कुछ चैप्टर के वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक कंपनी ऑडिट बचा है एंड पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बचा है, राइट। सर आपका आवाज चला गया।